वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दंगल। सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई बहुत ही अच्छे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड है। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट्स कंस्ट्रक्शन, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रेक एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और साथ ही आप लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है, जो बच्चे पढ़ तो बहुत सी चीज़ें लेते हैं लेकिन एसएचई को नहीं सीख पाते कि एक्चुअल में ये एसएचई है क्या और इसका रोल क्या है। तो उन सभी चीज़ों को जानने के लिए आज देखिए हमारा ये वीडियो। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पर हम आज उसी सीरीज में जहाँ तक के नोट्स दे दिए उसके आगे का आपका चैप्टर आता है, थर्ड चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इसमें आपको क्या स्टडी करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए चैप्टर में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर क्लियर हो रहा है टर्म से ही। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों का इंटर कन्वर्जन यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, वो कहलाएगी आपकी क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about the non-spontaneous chemical reactions। ये टेक्निकल डेफिनेशन है जो आपकी बुक में दे रखी है। ठीक है, तो वहाँ से ये डेफिनेशन ली गई है। क्या डेफिनेशन है ये, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस and this energy is used to bring about the non-spontaneous chemical reactions or non-spontaneous chemical transformations. This is the definition of electrochemistry। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है। अब इसके बाद देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ये डिवाइस होती है, और डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऐसे लिख दें, शो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डिवाइस कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स।
टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। कौन कौन से? देखिए, एक तो ये जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, यहाँ लिख देते हैं हम गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। दूसरे होते हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए, जो गैल्वेनिक सेल है, ये गैल्वेनिक सेल में क्या होता है वो समझ लीजिए। इन दिस डिवाइस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। This is a galvanic or voltaic cell and electrolytic cell, the device in which electrical energy directly converts into chemical energy। तो यहाँ पर ये दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको देखने को मिलेंगे आपके सिलेबस में। एक तो ये जो है आपके गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल, और दूसरे हैं आपके दूसरे टाइप के हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखिए, जो गैल्वेनिक सेल है उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी डायरेक्टली, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपके दे रखे हैं गैल्वेनिक वोल्टेक सेल या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इन्हीं में से हमें डिटेल में स्टडी करना है गैल्वेनिक सेल को और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में भी है और गैल्वेनिक सेल के बारे में भी है। तो पहले यहाँ पर हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल की बात कर लें। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप, गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा गैल्वेनिक और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? द डिवाइस इन विच द केमिकल एनर्जी of spontaneous redox reaction converted into electrical energy। तो ऐसी डिवाइस जिसमें हम केमिकल एनर्जी जो दे रखी है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उससे हम ऐसे सेल को बोलते हैं, क्या कहते हैं? इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। अब दोनों सेल की वर्किंग एक जैसी है, लेकिन ये एक सेल गैल्वेनी ने दिया था तो उनके नाम पर है गैल्वेनिक सेल, और दूसरा वोल्टा ने दिया था तो उनके नाम पर इसको वोल्टेक सेल कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के नाम से ही ये दिए गए हैं। जैसे इसमें हम यहाँ पर देखें, इस डिवाइस में हम यूज़ क्या करते हैं, ये डिवाइस
यूज़ किस लिए की जाती है? द डिवाइस यूज फॉर रनिंग अ मोटर और रोटेटिंग अ फैन, हीटर, गीज़र। तो इसमें हम यहाँ पर अगर बात करें तो एक जैसे डैनियल सेल भी इसी के लिए इसी में आता है, डैनियल सेल। तो गैल्वेनिक सेल galvanic cell was constructed on the basis of following chemical ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं हम इसमें, केमिकल स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसमें स्पॉन्टेनियस वर्ड आया है, ऑटोमेटेड रिएक्शन यानी अपने आप होने वाली, और दूसरा वर्ड यहाँ पर आया है रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ से मैं अगर इसको यहाँ हटा दूँ तो मैं देखूँ अ गैल्वेनिक सेल वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। कौन कौन सी? जिंक कॉपर का सबसे सिंपल एग्जांपल है इसमें, जिंक कॉपर सेल के लिए। तो इसमें देखिए Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस gives you Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही कॉमन टाइप का सेल है, और इस सेल की हेल्प से हम यहाँ पर इस गैल्वेनिक सेल को पूरा समझ सकते हैं। एक टाइप हमने यहाँ पर सेल का ले लिया ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी को समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक टर्म और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो आपको और बता दूँ। तो टर्म है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक यानी लिटिक मीन्स होता है टूटना, लिसिस टूटना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होकर के किसमें केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाए तो वहाँ पर वो सेल कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। क्या दिया है इसमें डेफिनेशन में? द फिनोमिना ऑफ केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स is called electrolysis, and the device used to carry out the electrolysis is called electrolytic cell। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मैंने आपको बताया है कि जहाँ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है वहाँ पर जो गिब्स एनर्जी की वैल्यू है वो निगेटिव होती है। यहाँ तो डिटेल में मैं एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर आप लोगों को ये जिंक कॉपर सेल बता देता हूँ क्या है, ठीक है। अगर इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, और बाकी आपको जो है अपने नोट्स तैयार भी करने हैं। इसमें हम कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसका? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने यहाँ पर 2 कंटेनर ले लिए इस तरह से। ये 2 कंटेनर है हमारे पास में, और दो कंटेनर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये हाफ सेल की तरह हमारे वर्क करेंगे। क्या करेंगे? ये हाफ सेल, एक हाफ सेल ये होगा और दूसरा हाफ सेल ये होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लेफ्ट और राइट का भी बहुत कॉन्सेप्ट है, उसे भी ध्यान रखेंगे। डायग्राम को रिप्रेजेंट करने में ये मेथड यूज़ किया जा रहा है। हालांकि आप अगर ये ओरिजिनली अगर हैं आपके पास सेपरेट कंटेनर्स तो उन्हें आप कहीं भी रख देंगे। जो एनोड होगा वो एनोड की तरह वर्क करेगा, जो कैथोड होगा वो कैथोड की तरह वर्क करेगा। लेकिन यहाँ आपको अच्छे से समझने के लिए जो प्रोसेस दिया गया है, जो बुक में मैटर है, उसके अकॉर्डिंग
आपको इसी पैटर्न में इनको बनाना है और इनसे रिप्रेजेंटेशन भी देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हाफ सेल हमने ले लिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जिंक कॉपर सेल की, ठीक है, जिंक कॉपर सेल की। इन दोनों कंटेनर्स में हमने ले लिया यहाँ पर 1m, क्या ले लिया, 1m सॉल्यूशन। इसमें किसका लिया, मैंने ले लिया इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन, और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पर 1m सॉल्यूशन किसका ले लिया, CuSO4 का ले लिया। जो ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है उसमें एक जिंक रॉड, यहाँ पर हमने इस तरह से ये प्योर जिंक रॉड यहाँ पर क्या किया, डिपॉजिट पुट कर दी इसमें। ऐसे ही इस कंटेनर में हमने क्या किया, एक प्योर कॉपर की रॉड जो है वो यहाँ पर, ये हो गई प्योर Cu रॉड, कॉपर रॉड, या स्ट्रिप कह सकते हो आप। यहाँ पर ये हो गई प्योर जिंक रॉड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करें तो जनरल वे में ये जो जिंक और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी और यहाँ पर भी कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी। ये हो गया आपका हाफ सेल, ये हो गया आपका हाफ सेल। अब इन दोनों सेल को हमने क्या किया, एक वायर के थ्रू और एक स्विच के थ्रू यहाँ पर लिया, और इसमें हमने एक लगा दिया एमीटर यहाँ पर, और इस एमीटर के आगे हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो एमीटर लगाया है आपने, इस एमीटर का भी अपना कोई ना कोई रोल है। वैसे गैल्वेनोमीटर भी काम कर जाएगा। तो एमीटर है, एमीटर भी करंट को बताएगा कि सेल में करंट पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा दिया, एक लगा दिया स्विच, और वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ देखें जो केमिकल रिएक्शंस नॉर्मल वे में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो हो रही हैं, वो रिएक्शंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वो रिएक्शंस क्या है, यहाँ पर देखिए ये जिंक की रॉड है। जिंक की रॉड में जिंक के जो एटम्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं Zn2 पॉजिटिव में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं आपके, Zn2 पॉजिटिव तो आ गए सॉल्यूशन में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इधर के लिए जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके फ्लो हो रहे हैं इधर के, Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आए तो जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें Cu2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। ये Cu2 पॉजिटिव आयंस पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे, और यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, Cu में। कैसे, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu सॉलिड, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर हुई। अब देखिए इसमें आगे क्या है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, we clearly understand that here the reaction of oxidation reaction takes place, and here a reduction reaction takes place. Oxidation and reduction reactions takes place. तो इसका मतलब ये वाला हाफ सेल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये वाला कहलाएगा रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी सब लोगों को। अब देखिए यहाँ पर ये जब रिएक्शंस होंगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं करंट। तो इसका मतलब एमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। अगर करंट हो रही होगी तो यहाँ एमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आता है, या वोल्टामीटर लगाया उसमें डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है।
वैसे गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इधर, तो करंट की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। अब ये जो पूरा सिस्टम हुआ उसमें जो प्योर जिंक की रॉड है वो तो आपका यहाँ काम कर रही है किसका, एनोड का, और ये काम कर रही है किसका, कैथोड का। ये हमने उनके रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस ले लिए। जब ये रिएक्शंस स्टार्ट हो गई तो यहाँ एमीटर में हमें डिफ्लेक्शन मिलने लगा, यानी करंट मिलने लगी। बट आफ्टर सम टाइम द रिएक्शंस becomes very slow or sometimes may be stopped. Why they may be stopped? This is due to the deposition of extra positive charge around the zinc rod and extra negative charge. Extra negative किसका, SO4 2 negative का extra negative charge around the Cu rod, and the flow of electron becomes stopped and the reaction goes stop. अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, इन रिएक्शंस को कंटिन्यू कराना है, यानी ये रिएक्शन प्रॉपरली चलती रहे, प्रॉपरली होती रहे। इन रिएक्शंस के प्रॉपर होते रहने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा यहाँ पर आयन आ जाए जो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, और ऐसा आयन यहाँ आ जाए जो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर ले। तो इसके लिए हमने इसमें एक ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास की बनी हुई, यहाँ क्या किया हमने, ये इन्वर्टेड यू ट्यूब कॉटन या ग्लास वूल से प्लग्ड है। कॉटन या क्या है, कॉटन या ग्लास वूल, ग्लास वूल ये एंड हमने इसके प्लग कर दिया। इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सपोज हमने KCl या KNO3 या NH4NO3 ये कोई भी ले लिया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग है कि ये जो सेल का मटेरियल है उससे केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, केवल चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन करेगा। अब यहाँ Zn2 पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गया सोल्यूशन में, तो इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जैसे KCl है तो Cl निगेटिव आयन यहाँ से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में से इस सोल्यूशन में आएंगे और चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने का मतलब बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर अब और Zn2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आ सकते हैं। जब Zn2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे तो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कॉपर की रॉड पर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक्सिस में SO4 2 निगेटिव आयन हो रहे हैं, तो यहाँ से K पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे और वो इस SO4 2 निगेटिव आयन के चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। फाइनली यहाँ पर भी इस रॉड पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो जिंक की रॉड है वो आपकी एनोड हो गई, कॉपर की रॉड कैथोड हो गई। ये सेल आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया जिस पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है। ये सेल आपका रिडक्शन हाफ सेल हो गया जिस पर रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है, और ये Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इन दोनों सेल्स की हम रिएक्शंस को देखें तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या रहेगी, ओवरऑल रिएक्शन रहेगी, देखिए इन दोनों को सम कर लीजिए। Zn2 पॉजिटिव, Zn सॉलिड gives you Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives you C। ठीक है, इसका सम कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव gives you Zn2 पॉजिटिव प्लस C। इस तरह से ये हमारी रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक हमें ओवरऑल रिएक्शन इस केस में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखें इसमें जो रिएक्शन है उसमें Zn सॉलिड की फॉर्म में, तो यहाँ ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर
और ये एक्वस की फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉलिड की फॉर्म में। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम, ये क्या है हमारा सॉलिड है, ये एक्वस था, ये अब एक्वस हो गया और ये अब सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन में ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब इस प्रोसेस में और भी कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पर देखिए जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव आयन में, तो टाइम पास होने के साथ साथ जिंक की रॉड की थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी, और जो कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो रहा है उससे कॉपर रॉड की थिकनेस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी थिकनेस। इस तरह से ये आपका एक क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल का ये एक एग्जांपल हो गया, सिंपल सा एग्जांपल। ये अगर सेल स्पॉन्टेनियस वे में वर्क करता है तो इसका जो ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो होगा 1.1 वोल्ट। कितना, 1.1 वोल्ट किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। यहाँ हमने सॉल्यूशन लिया है 1mSO4, तो और यहाँ पर लिया है 1mCuSO4। 1m सॉल्यूशन के लिए ही ये सेल दिया गया है, उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल ये होगा। अगर आप इसे चेंज कर देते हो तो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आता है एक रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही हम इसको रिप्रेजेंट भी कर देंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस gives you Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें देखिए लेफ्ट पर रखा गया है एनोड, राइट पर रखा गया है कैथोड, ठीक है। कहाँ पर रखा गया है, एनोड लेफ्ट पर, ठीक है, एनोड लेफ्ट पर, कैथोड राइट पर। एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा ही रिडक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये होता है आपका नेगेटिव, इस केस में ये नेगेटिव होगा और ये होगा आपका पॉजिटिव। देखिए इसको समझने के लिए एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। वो ट्रिक क्या है, देखिए ए अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, एनोड है हो गया, सी कैथोड बाद में आता है लेटर, एल पहले आता है, आर बाद में आता है, ओ पहले आता है, आर बाद में आता है, एन पहले आता है, पी बाद में आता है। तो जो पहले आते हैं लेटर वो लेफ्ट साइड में और जो बाद में आते हैं वो राइट साइड में, ठीक है। इस तरह से ये एनोड वो यहाँ पर वो हाफ सेल है जो लेफ्ट में बनाया गया है, लिखा गया है, और ऑक्सीडेशन होता है उस पर। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है या वो हाफ सेल है जो राइट में बनाया गया है, इस पर रिडक्शन होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज है, ये इसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज, जो मैंने बताया था आपको। इस सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल वर्टिकल लाइन यहाँ पर आपको शो करनी है। अभी इसका रिप्रेजेंटेशन देना इस इक्वेशन के लिए बाकी है। कैसे, तो एनोड की जो रिएक्शन थी, एनोड की ये वाली रिएक्शन Zn gives you Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वाली, और कैथोड की जो रिएक्शन थी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives you Cu वाली। तो इनको रिप्रेजेंट यहाँ से करेंगे हम, कैसे करके, ठीक है। एनोड का हम रिप्रेजेंटेशन देंगे Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव। ये तो सेल के लिए हो गया, हाफ सेल के लिए। अब इसके आगे सॉल्ट ब्रिज आ रहा है आपका, उसका वर्टिकल डबल लाइन। उसके बाद देखिए Cu की रिएक्शंस जैसे लिखी है वैसे लिख दीजिए, Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu सॉलिड, ये एक्वस, ये सॉलिड हो गया। तो ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। यानी लेफ्ट साइड पर आपका क्या लिखा जाएगा, एनोड, और राइट साइड पर लिखा जाएगा इसमें कैथोड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं।
यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी समझ लीजिए थोड़ा सा। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज used to complete the electrical circuit in the cell। यानी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसका हो जाएगा टू कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द सेल। ओके, एक फंक्शन ये होगा। कैसे? देखिए सेल में हमने 2 हाफ सेल ले लिए थे। उन 2 हाफ सेल्स में आपने एक वायर के थ्रू 2 रॉड्स को जोड़ दिया, लेकिन अभी यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखिए अगर हमें इसको कंप्लीट करना है तो इसमें हमने एक सॉल्ट ब्रिज ऐड कर दिया, यानी वहाँ पर यूट्यूब की फॉर्म में क्या किया, रख दिया। अब आ जाइए जरा इसी में आगे दूसरा फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल। कैसे, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम लेकर के, एक ये हमारा इसमें लगा हुआ है सॉल्ट ब्रिज, ये रॉड आपकी, यहाँ पर ये एमीटर, और ये इस तरह से कुछ सेल था ना, ये था आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में सपोज आपका KCl, आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसमें KCl, तो उस समय KCl में यहाँ पर जो हमें मिलेगा, KCl में क्या मिलेगा, देखिए KCl में K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन अपोजिट आयंस वाले सोल्यूशन की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। जैसे इस साइड में जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्सिस में थे, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन माइग्रेट कर जाएंगे, और इस साइड में SO4 2 नेगेटिव आयन एक्सिस में थे, तो यहाँ पर K पॉजिटिव आयन माइग्रेट कर जाएंगे। तो चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन यहाँ पर आपके किसके हो गए, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन हो गए। ठीक है, तो इन सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, समझ लेना है, वो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिए। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझ लिए, और अब मैं आपको इसमें आगे और कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। फंक्शनिंग ऑफ द सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड। उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम सेल पर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दें बाहर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर Zn उस कंडीशन में on applying external opposing potential, अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन आपकी, when concentration of Zn and Cu half cells are 1 m and 1 m, यानी दोनों की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन उस समय हमने ली है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सेल का, द सेल पोटेंशियल विल बी कितना, 1.1 वोल्ट। ये मैं कल आपको बताया था, मैंने ये चीज़ मैंने आपको कल बता दी थी। ठीक है, अब आ जाइए, अगर यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आपने लगाया है, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, वो अगर
कम है 1.1 वोल्ट से, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो होगा वो किधर से किधर को होगा। देखिए, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 volt, then flow of electron continue from Cu to from Zn to Cu rod। ओके, एक कंडीशन। दूसरा, इफ एक्सटर्नल potential is equal to अगर यहाँ पर बराबर हो जाता है इक्वल टू सेल पोटेंशियल, देन नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो क्या होगा, रुक जाएगा। और अगर इसके बाद तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, देखिए तीसरी कंडीशन यहाँ पर लेते हैं हम, थर्ड, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज more than cell potential, the flow of electron takes place in opposite direction, that is किधर से किधर को, from Cu rod to zinc rod, and the cell behaves as, कैसे बिहेव करेगा, as इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस कंडीशन में ये सेल जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। पॉइंट को दोबारा समझ लीजिए, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट से है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के बराबर है, यानी कि 1.1 वोल्ट के बराबर है, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना एक तरीके से बंद हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल मोर देन 1.1 वोल्ट है, ये ध्यान रखिएगा, मोर देन 1.1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। यानी पहले हो रहा था जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ, अब होगा कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ। और उस कंडीशन में ये जो सेल है वो वर्क करने लगेगा, किसकी तरह वर्क करने लगेगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है, अब आ जाइए जरा इसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। वो और फैक्ट्स क्या हैं, एक तो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन्हें लर्न करना है। जैसे यहाँ पर एक मैंने जिंक कॉपर का तो बता ही दिया था कल, आज मैं आपको सिल्वर नाइट्रेट और जिंक का बता देता हूँ। Cell representation, for a given cell। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया, एग्जांपल हमारे पास है कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल,
AgNO3 सेल। तो इसमें देखिए जो Cu और AgNO3 सेल है उसमें कंडीशंस क्या है, Ag देखो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, Cu सॉलिड की फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ जो सेल रिएक्शंस होंगी वो जाएंगी Cu सॉलिड से Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये हो जाएगा Ag पॉजिटिव टू Ag, ये एक्वस की फॉर्म में, ये एक्वस की फॉर्म में, ये सॉलिड की फॉर्म में। तो हमारे पास जो सेल रिएक्शन आएगी वो होगी Cu प्लस 2 Ag पॉजिटिव आयन, ये सॉलिड, ये एक्वस गिव्स यू Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। ये सेल की रिएक्शन आ गई। अब इससे हमें देना है रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप ये फाइंड कर लीजिए कि इनमें से एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, वो होगा आपका एनोड, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड हो जाएगा। ठीक है, वो इस साइड में आएंगे, यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर जो रिएक्शन है आपकी Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag, ये एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। इक्वेशन हो गई Cu प्लस 2 Ag पॉजिटिव आयन, Cu2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 Ag। अभी देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर, वो हो गया एनोड, ये तो हो गया आपका एनोड, और ये जो है ये हो गया आपका कैथोड। तो मैंने एनोड और कैथोड को रिप्रेजेंट करना बताया था सेल की फॉर्म में, सेल रिएक्शन से। ये सेल की रिएक्शन हो गई और सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए A फॉर एनोड, ये बताया था मैंने आपको, एक बार दोबारा बता देता हूँ, एनोड और C फॉर कैथोड। तो अल्फाबेटिकल में A पहले आता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, और जो एनोड है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, ये राइट साइड में लिखा जाएगा। L और R में L पहले आता है, और ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये निगेटिव होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव, और ये पॉजिटिव होता है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। ये डबल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज ही है। अब देखिए एनोड इसमें ये है ना, तो इसकी रिएक्शन जो लिखी जाएगी वो ऐसे हो जाएगी Cu ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव आयन, ये सॉलिड, ये एक्वस, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Ag पॉजिटिव टू Ag, ये एक्वस और ये सॉलिड। तो ये इस तरह से इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन कभी कभी एग्जाम में 1 और 2 मार्क में रिप्रेजेंट करने के लिए पूछ लिया जाता है। कितना दिया जाता है वो बता दूँ आपको। यहाँ देते हैं केवल इतना, ये सेल दिया होगा आपको, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेल का रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन यहाँ पर देनी है। इलेक्ट्रॉन्स के बैलेंसिंग को भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो रिडक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होने चाहिए। उसके लिए हमें ये रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा, हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी क्या हो गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल रिएक्शन। देन यहीं पर एक और टर्म आती है आपकी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, देखिए टर्म आती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास। अब देखिए इन 2 टर्म्स में हमें क्या समझना है वो समझिए, मतलब की बात। देखिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, उस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल
rod and the metal rod and the aqueous solution, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द इलेक्ट्रोड विच हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरह से भी बता सकते हैं हम इसको। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, ऐसे कहते हैं। मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन कह दीजिए, मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। ये किस पर? ऑक्सीडेशन हाफ सेल के केस में। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ऑन रिडक्शन हाफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को और कैसे हम समझ सकते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया था। पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द इलेक्ट्रोड विच हैज टेंडेंसी, पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन इलेक्ट्रोड which gets oxidized, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और लूज इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन इलेक्ट्रोड which gets reduced or gain electrons। ये यहाँ पर इनकी डेफिनेशन यहाँ पर आप क्या करेंगे, दे देंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आप चाहे तो इसमें कुछ रिएक्शन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। आप पहले मैं बता दूं आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। जैसे यहाँ हमने ले लिया M सॉलिड gives you Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाया है। रिडक्शन के केस में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ Mn पॉजिटिव आयन प्लस n इलेक्ट्रॉन gives you M सॉलिड। तो इस तरह से ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, जिसमें एक पर रिडक्शन हो रहा है, एक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शंस कैसी हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही आप इनको ट्रीट करेंगे। मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इनको ऐसे करके डबल हेडेड एरो से शो कर सकते हो, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। ओके, ये इस तरह से। देन एक टर्म आती है EMF ऑफ अ सेल, EMF ऑफ अ सेल, EMF ऑफ अ सेल। तो अब देखिए EMF ऑफ अ सेल को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो सेल का जो EMF है वो इन्हीं से निकल करके आएगा। आजकल हम जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो लेते हैं, एक्चुअल में वो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स की फॉर्म में होते हैं। अब इनका कन्वर्जन कैसे है? अगर किसी सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का 3.05 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल इसका हो जाएगा माइनस का 3.05 वोल्ट। ये साइन कन्वेंशन चेंज करना है, बाकी पोटेंशियल्स में कोई चेंज नहीं होता, साइन कन्वेंशन हो जाते हैं। बाकी आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आजकल जो चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या दूसरी सीरीज जिनमें हम यूज़ करते हैं, वो सभी क्या होते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल्स उन्हीं को यहाँ पर यूज़ किया था, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिए जाते हैं
तो वो हो जाते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। और ऑक्सीडेशन के लिए लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा वो। और रिडक्शन के लिए लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन वो यहाँ पर लिए क्या जाते हैं, एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल्स ही होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग लेंगे तो उनसे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर ईएमएफ की बात करें तो जो सेल होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस सेल में हम क्या करते हैं, जब हम सेल को सेटअप करते हैं तो उससे हम कोई करंट नहीं ले रहे हैं, केवल सेल हमारा सेट है और उसमें एक हमने लगा दिया एमीटर और एक वोल्टामीटर। तो जो भी वहाँ पर करंट फ्लो करने के लिए, तो करंट फ्लो करने के लिए तो एमीटर हो गया, और वोल्टेज के लिए हो गया हमारा वोल्टमीटर। आप केवल वोल्टमीटर से भी काम चला सकते हैं। तो वोल्टमीटर के केस में जो वहाँ पर बिना करंट लिए उस सेल का जो वोल्टेज आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज, उस मैक्सिमम वोल्टेज को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। लेकिन स्पेशली ये बात ध्यान रखनी है कि जो ईएमएफ है वो तभी माना जाएगा जब हम सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं, तब जो मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिलेगा वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड potentials of an electrochemical cell, when no current is drawn from the cell. नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब यहाँ पर एक टर्म और आती है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस तब हम लेते हैं द रीडिंग in voltmeter when some current is drawn from cell। यानी जब सेल से हम कुछ करंट ले रहे हैं उस समय हम वोल्टमीटर की रीडिंग देखेंगे, तो वो जो रीडिंग होगी वो आपकी कहलाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। करंट लेते समय जो वोल्ट, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का, वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम करंट नहीं ले रहे हैं उस समय जो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वो कहलाएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में देखिए हम इसको निकालेंगे कैसे। तो ईएमएफ निकालने के लिए कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ईएमएफ ऑफ द सेल, ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड।
या फिर आप लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। आर का मतलब राइट और एल का मतलब यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला है ईएमएफ ऑफ सेल के लिए। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी हो तो यहीं पर स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ई स्टैंडर्ड सेल ये हो जाएगा ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका ई स्टैंडर्ड सेल के लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर आप बात करते हैं, जो हमने पोटेंशियल्स वगैरह लिए हैं वो स्टैंडर्ड है, तो उस समय हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आएंगे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल स्टैंडर्ड है। तो आप जो पोटेंशियल है सेल का यानी ईएमएफ वो भी स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे शॉर्ट में SHE भी कहते हैं। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? SHE। अब देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ SHE। तो SHE की नीड मैं बता दूं पहले आपको। एज यू नो मोर अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड यू कैन ऑल्सो understood the formula of calculation of EMF of the cell, but here first of all we find the electrode potential of a cell, and the electrode potential of a cell cannot be identified when it is in the single half cell form। यानी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम अकेले उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक रेफरेंस में दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत है, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया। जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दे रखे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, वो सभी क्या हैं? वो सभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं जिनको फाइंड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ SHE। SHE के बेसिस पर इनको हमने क्या किया है? फाइंड किया है। तो अब हम पहले SHE को समझ लें, फिर आगे की बातें समझेंगे कि इसका रोल यहाँ पर एक्चुअल में क्या है। देखिए हमने क्या किया, एक कंटेनर डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमने लिया इसमें एक कंटेनर, इस कंटेनर में हमने एक यहाँ पर इस तरह से ही है, यहाँ पर एक वायर जो प्लेटिनम का बना हुआ है उस वायर को हैंग कर दिया, और इस वायर को यहाँ पर इस तरह से हैंग किया। और यहाँ पहले डायग्राम को समझ लें फिर बनाने की कोशिश करें, अभी बनाए नहीं। यहाँ पर ये आपका इस तरह से ये मैंने इस वायर को यहाँ पर क्या किया है? कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर एक और इस तरह से कवरिंग से ये एक और कवरिंग हमने यहाँ पर ले ली। इसे यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ से ओपन कर दिया। ये क्या है? हमारा एक प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर। ये प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम गॉज, प्लेटिनम गॉज, ठीक है। या स्ट्रिप कह सकते हैं इसे हम। प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम फॉयल लिखने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्लेटिनम
फॉयल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने 1 बार पर H2 गैस क्या की इसमें इंट्रोड्यूस कर दी, और यहाँ हमने 1m HCl सोल्यूशन क्या किया है, भर रखा है इसमें 1m HCl सोल्यूशन। ये क्या है आपका 1m HCl सोल्यूशन, या आप 1m HCl छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर लिखिए 1m H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन, यानी जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1m हो, वो सोल्यूशन लिया। HCl का सोल्यूशन आसानी से 1m कंसंट्रेशन दे सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस 1 बार पर इसमें पास कराएंगे ये हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आकर के इस प्लेटिनम की फॉयल पर रिएक्शन शो करेगी। वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की ही होगी, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है एनोड पर, यानी जब ये प्लेटिनम फॉयल एनोड की तरफ बिहेव कर रही है तो ये ऑक्सीडाइज हो रही है, और जब ये कैथोड तरफ बिहेव कर रही है तो ये रिड्यूस हो रही है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि SHE एनोड का भी वर्क कर सकता है और SHE कैथोड का भी वर्क कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हमने हाइड्रोजन गैस यहाँ से इंट्रोड्यूस कराई है, ये हमारा सपोज यहाँ पर लेवल थोड़ा सा इसका ऊपर भी है, तो यहाँ से जब हमने ये हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस कराई, ये इस तरह से आ रही है इधर, और यही गैस यहाँ से फिर बाहर वापस जाएगी लाइक दिस इज हाइड्रोजन गैस बबल्स, H2 गैस bubbles out. So in this condition, as if SHE acts as anode, if SHE means standard, SHE means standard hydrogen electrode, acts as anode, ये एनोड की तरह बिहेवियर कर रहा है, तो उस समय जो हमारी हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर यही आपकी कैथोड की तरह बिहेव करे तो यानी इफ SHE acts as कैथोड, इफ SHE acts as कैथोड, देन इस कंडीशन में अब क्या होगा, जो 2H पॉजिटिव आयन है इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड अगेन कन्वर्टेड इनटू H2 गैस, यानी SHE acts as कैथोड एंड SHE acts as एनोड। अब देखिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो दोनों के यहाँ पर आपको देखिए रिएक्शन रिवर्सिबल दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर SHE को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, दस SHE acts as a reversible इलेक्ट्रोड। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कैसे? देखिए जो दोनों रिएक्शंस हैं, अगर उनको हम यहाँ पर क्या करें, ऐड कर दें, तो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी H2 गैसियस रिवर्सिबल साइन 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पर हमारे पास इसकी एक्चुअल रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए इस कंडीशन में जब हम इस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे और हाफ सेल से जोड़ दें, हाफ सेल में भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, उससे अगर हम इसको जोड़ दें तो उस कंडीशन में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वोल्ट मीटर में, वो उस पर्टिकुलर सेल का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड कंडीशन में, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 कंसीडर किया गया है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन बी डिटरमाइंड बाय कनेक्टिंग द गिवन हाफ सेल विद SHE।
and the electrode potential of SHE will be taken as 0. The electrode potential of SHE taken as 0. यानी इसको आप इस हाफ सेल को किसी दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़कर उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है आपका SHE। अब SHE से रिलेटेड 2 पॉइंट मैं आपको और बता दूं ओरली। पॉइंट क्या है? इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल compared to the hydrogen gas. If the standard electrode potential is negative, then the hydrogen gas is more stable than the reduced form of the species. Then next आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम सीखेंगे डे आफ्टर टुडे, मीन्स कल अगर आपकी क्लास है तो उसमें आप लोग ये सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर वे में उन्हें क्या कीजिएगा, रीड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। कैसा लगा स्टूडेंट्स मेरा आज का वीडियो? इसमें आपने बहुत कुछ सीखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, और किस तरह से हम SHE को यूज़ करके एक दूसरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वो सभी चीज़ें। और इसके साथ ही आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पूरी डिटेल इस वीडियो में सीखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।